आइए समय में एक सफर पर चलते हैं। आज से कोई 1500 साल पीछे 5वीं सदी के भारत में ये गुप्त वंश का दौर था, जिसे भारतीय इतिहास का सुनहरा दौर भी कहा जाता है। एक ऐसा वक्त जब ज्ञान और विज्ञान अपने चरम पर थे, और इसी दौर में जन्म हुआ एक ऐसे जीनियस का जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया है बदल दिया। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से एक ऐसा सवाल पूछता है जो उस वक्त की पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। बस यही एक सवाल था जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के एक लंबे और शानदार सफर की शुरुआत की। जी हाँ, ये कहानी है महान आर्यभट्ट की, जिनका जन्म हुआ था 476 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक जिज्ञासु मन और अनुशासन वाले माहौल ने उन्हें वो बनाया जो वो बने। तो आर्यभट्ट का जन्म हुआ एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार में। उनके पिता खुद एक खगोल शास्त्री थे। एक रात छत पर लेटे लेटे उन्होंने देखा कि अरे, सारे तारे तो घूम रहे हैं, पर एक तारा, ध्रुव तारा, अपनी जगह पर ही है। बस यहीं से उनके मन में वो सवाल आया, और यही वो पल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। सिर्फ 13 साल की उम्र में वो घर छोड़कर निकल पड़े ज्ञान की खोज में, दुनिया के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर पाटलिपुत्र की ओर। ये सिर्फ एक बच्चे का सफर नहीं था, ये तो भारत के वैज्ञानिक युग की शुरुआत का बिगुल था। चलिए हम भी आर्यभट्ट के साथ चलते हैं पाटलिपुत्र की उस मुश्किल यात्रा पर और देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचकर क्या हुआ। नालंदा में एडमिशन पाना भाई कोई बच्चों का खेल नहीं था। नियम बड़ा सख्त था। पहले गेट पर ही एक विद्वान आपकी परीक्षा लेता था, और आर्यभट्ट से गणित और ग्रहों के बारे में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए कि बड़े बड़े विद्वानों के पसीने छूट जाएं, पर उन्होंने अपनी जबरदस्त बुद्धि से हर सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन नालंदा के अंदर जाके आर्यभट्ट को एक बात समझ आई, असली ज्ञान सिर्फ किताबों को रटने में नहीं है, बल्कि सवाल उठाने में है। जब उनकी खुद की कैलकुलेशंस पुरानी किताबों से मेल नहीं खाती थीं, तो उन्होंने सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती दे दी। जाहिर है, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, वो अकेले पड़ गए, पर उन्हें एक बात पर पूरा यकीन था कि गणित कभी झूठ नहीं बोलता। और इसी आत्मविश्वास के साथ आर्यभट्ट ने अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी खोज की तरफ कदम बढ़ाया। एक ऐसी खोज जिसने गणित की पूरी भाषा ही बदल कर रख दी। देखिए, आर्यभट्ट ने एक बहुत बड़ी दिक्कत महसूस की। उस जमाने में ना बड़ी बड़ी संख्याएं लिखने का कोई आसान तरीका ही नहीं था। सोचिए, हजारों या लाखों में गिनती करते ही सब गड़बड़ हो जाता था। तो अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना है तो सबसे पहले तो गिनती को ही सुलझाना पड़ेगा, है ना? और यहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक का, शून्य। आर्यभट्ट ने सोचा कि कुछ नहीं को दर्शाने के लिए भी तो कोई निशान होना चाहिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल दिया। शून्य के आते ही प्लेस वैल्यू का जादू शुरू हो गया। मतलब 5 के आगे एक शून्य लगाओ तो वो 50 बन जाता है, 10 गुना ज्यादा। एक और लगाओ तो 500। जो गिनती पहले पन्ने भर देती थी, वो अब शून्य की मदद से चुटकियों में लिखी जाने लगी। और बात सिर्फ शून्य पर खत्म नहीं हुई। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू भी कैलकुलेट की, 3.1416। कमाल की बात यह है कि आज 1500 साल बाद भी हमारे सुपर कंप्यूटर्स इसी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। सोच कर देखिए, उस जमाने में बिना किसी कैलकुलेटर के इतनी सटीक कैलकुलेशन, ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं था। गणित के ये हथियार हाथ लगने के बाद आर्यभट्ट अब तैयार थे आसमान के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। उस समय पूरी दुनिया एक ही बात मानती थी कि धरती बीच में स्थिर है और सूरज, चांद, तारे सब उसके चक्कर काटते हैं। लेकिन आर्यभट्ट की कैलकुलेशंस वो कुछ और ही कहानी बता रही थीं। उन्होंने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि आसमान नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी घूम रही है, अपनी ही धुरी पर एक लट्टू की तरह। अब जाहिर है, लोगों को ये बात पागलपन लगी। सवाल उठे, अगर धरती घूम रही है तो हम सब गिर क्यों नहीं जाते? तब आर्यभट्ट ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे नाव में चलते हुए किनारे के पेड़ पौधे पीछे जाते हुए दिखते हैं, जबकि वो तो अपनी जगह पर ही हैं, ठीक वैसे ही हमें घूमती हुई पृथ्वी से तारे पीछे जाते हुए दिखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि धरती चपटी नहीं, गोल है। और तो और उन्होंने धरती का घेरा यानी सर्कमफ्रेंस भी नाप डाला, लगभग 39,968 किलोमीटर। आपको पता है ये कितना सटीक था? आज की मॉडल साइंस की कैलकुलेशन से 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट।
उस जमाने में जब ग्रहण लगता था ना, तो लोग खौफ से भर जाते थे। उन्हें लगता था कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस सूरज और चांद को निगल रहे हैं। पर आर्यभट्ट को पता था कि ये कोई राक्षस का काम नहीं, ये तो बस रोशनी और परछाई का एक खूबसूरत खेल है। उन्होंने समाज के इस सबसे बड़े डर को सीधी सीधी चुनौती दी। बहुत ही आसान भाषा में समझाया कि भाई कोई राहु केतु नहीं है। जब चांद धरती और सूरज के बीच आ जाता है तो वो सूरज को ढक लेता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब धरती की परछाई चांद पर पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। बस उन्होंने विज्ञान की रोशनी से अंधविश्वास के अंधेरे को दूर कर दिया। आर्यभट्ट ने सिर्फ खोजें ही नहीं की, उन्होंने ये भी पक्का किया कि उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक जरूर पहुंचे। चलिए अब उनके जीवन के इस आखिरी पर बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर नजर डालते हैं। सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपना सारा काम एक किताब में समेट दिया जिसका नाम था आर्यभट्टिया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स सिर्फ 121 श्लोकों में, मतलब एक कविता की तरह लिख दिया, ताकि स्टूडेंट्स उसे आसानी से याद कर सकें। इसी काबिलियत की वजह से उन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी का हेड बना दिया गया। लेकिन आर्यभट्ट का ज्ञान सिर्फ भारत में ही नहीं रुका। अरब के स्कॉलर्स ने उनकी किताबों का अनुवाद किया। भारत में जन्मा शून्य अरब जाकर सिफर बना और फिर वहां से पूरी दुनिया में जीरो के नाम से फैल गया। सही मायनों में आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को गिनती करना सिखाया। आज हम आर्यभट्ट की विरासत से हर तरफ से घिरे हुए हैं। कोई कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहा हो या नासा कोई स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा हो, सब जगह आर्यभट्ट का शून्य और उनकी कैलकुलेशंस ही काम आ रही हैं। इसीलिए तो जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा तो उसे आर्यभट्ट नाम देकर इस महान जीनियस को सम्मान दिया। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं सिखाया, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा शून्य उसका अहंकार है। जिस दिन ये लगने लगे कि सब कुछ जान लिया है, समझो पतन शुरू हो गया। हमेशा एक जिज्ञासु स्टूडेंट बनकर रहो। ये बात उनके वैज्ञानिक दिमाग के साथ साथ उनकी गहरी सोच को भी दिखाती है। अज्ञानता ही अंधकार है। आर्यभट्ट की कही ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी बात को यूं ही मत मान लो, उसे अपनी समझ और तर्क की कसौटी पर कसो। उनकी पूरी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि इंसान भले ही चला जाता है, पर उसका ज्ञान वो हमेशा जिंदा रहता है।